Good morning. Good morning, sir. And you're welcome. आपकी 10 और 11 की अपडेट मैं कर दूंगा इसमें ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन से ऑनलाइन में कर दूंगा। शोभा, कीर्ति, वर्षा, अंजलि, Present, sir. 05. खुशी, कविता, गरिमा, Yes, sir. ईशान, ईशा, Yes, sir. 11. पंकज, Yes, sir. प्रशांत, Yes, sir. 13. पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, Yes, sir. भूमिका, दीक्षा, Present, sir. 24. खुशी, Yes, sir. 25. रेणु, मुस्कान, हितेश, Yes, sir. 28. तमन्ना, Present, sir. 29. नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, Present, sir. दीपांशु, सारिका, मुस्कान, Yes, sir. 38. साक्षी, Yes, sir. 39. अदिति, Yes, sir. 40. ज्योति, Yes, sir. 42. आर्यन, लक्ष्मी, Sir. नैना, Yes, 46. संजू, सिद्धार्थ, Yes, sir. 45. प्रिया, Yes, sir. 51. तनु, सनु, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, Present, sir. 61. विधि। वही सभी की अटेंडेंस। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको डेली 6 के 6 दिन आना है, 1 to 6। मेरी क्लास तो थी आपकी बस 3 डेज, लेकिन जो मैम है ना हमारी, वो चाइल्ड केयर CCL के ऊपर है, तो मई में आएंगे, तब तक सेशन फिनिश हो चुका होगा, इसलिए आपको 6 के 6 दिन आना है। और आपकी 6 के 6 दिन की अटेंडेंस यहीं पे लगेगी, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगेगी, मेरे अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर लगेगी, और उसी के बेसिस के ऊपर आपके दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। आपको अपना पूरा काम करना है, जो जो भी आपको दिया जाए, और आपको पता ही आपको करना क्या है। आपके हर टॉपिक के आपको जो जो हम कराते जाए, सारे के सारे आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। हर टॉपिक जो जो भी सारी बातें बताई है उसको अपलोड करते रहना लिंक के ऊपर जो आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपके सिलेबस के अंदर और भी हैं आपके यूनिट्स, जैसे कि आपके एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड, डाइजोनियम सॉल्ट, वो इसके बाद करवाया जाएगा आपको, और उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक पोर्शन को करवाया जाएगा, जो दूसरे टीचर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो भी CCL के ऊपर है, वो भी करवाया जाएगा। इसीलिए उनकी जो 3 डे क्लासेस थी वो अब मैं ही लूंगा लगातार, और आपको 6 के 6 दिन आना है। क्लियर हो गया? अटेंडेंस लगेगी, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, उस यूनिट का नाम बोलो क्या है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप बोलो कौन होता है? इट इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। The atom or a group of atom which determines the property of the compound called functional group. आपके पास एल्केन है, मान लीजिए आपके पास एल्केन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने CH4 मिथेन लिख दिया। अगर हम इसका एक H हटा के यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा दें, हम इसका H हटा के यहाँ पे कोई OH ग्रुप लगा दें, हम यहाँ पे H हटा के यहाँ पे हम कोई CHO ग्रुप लगा दें, हम यहाँ पे H हटा के हम यहाँ पे CH ग्रुप लगा दें, मीन्स जैसे ये हेलोजन हो गए, हेलाइड्स हो गए, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ये CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, यहाँ पे CH जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, NH2 लगा दें तो एमीन्स हो गया। तो आपने देखा कि अगर
किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी अब चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसी पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से हो रही है। ये जो ग्रुप है ये कोई एक अकेला एटम भी हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अकेला एटम है। ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स से मिलके ये फंक्शनल ग्रुप बना है। वो एक एटम है, H दूसरा एटम है, सो कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एटम। सो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन कंपाउंड कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। तो अब जो फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबाई के अंदर है वो थे आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो उसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं उस आपके कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। जो एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट कर सकता है। अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में अगर हम H लगा दें, क्या लगा दें, H, तो ये क्या बन गया, CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। कौन बन गया। अगर हम इसी के दोनों साइड में कार्बन अटैच कर दें, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मींस ये कार्बन कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ये कोई फिनाइल ग्रुप भी का कार्बन भी हो सकता है, तो फिर आपकी कीटोन्स बन जाएंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये आपका कीटोन ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप। जनरली आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को, तो आप कुछ ऐसे लिख देते हैं CHO। अगर आप कीटोनिक ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं COR करके, COR करके लिख देते हैं आप इसको, ये कीटोनिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इधर भी एक कार्बन ही होगा, तो मींस एल्डिहाइड कीटोन। अब ये आप पढ़ेंगे आपके सिलेबाई के अंदर। अब सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब आप इसकी आईपैक नेमिंग करते हैं तो आईपैक नेमिंग के दौरान आप क्या यूज करते हैं। तो मींस आईपैक नेमिंग के बारे में जब हम देखें तो उसमें क्या होगा कि ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मैक्सिमम 5 ही पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट जिसे आप वर्ड रूट कहेंगे, वो लोग क्या कहते हैं उसका, वर्ड रूट। आप उसको उसका वर्ड रूट कहेंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है एल्क, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द, बोलो कौन सी चेन, प्रिंसिपल चेन होती क्या है वैसे, बताओ शहबाज, प्रिंसिपल चेन कौन सी चेन होती है। प्रिंसिपल चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट, और द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ऐसी लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ऐसी चेन को कहा जाता है प्रिंसिपल चेन। तो ये वर्ड रूट उसी की इंफॉर्मेशन देता है कि हमें उसी प्रिंसिपल चेन के अंदर अब ये देखना है कितने कार्बन हैं, जितने भी हैं कार्बन वो वर्ड रूट कहलाता है। जैसे एक कार्बन तो मिथ वर्ड यूज कर देंगे, 2 कार्बन है तो इथ वर्ड यूज कर देंगे, 3 कार्बन है तो आप प्रोप यूज कर देंगे, 4 है तो आप ब्यूट यूज कर देंगे, इस टाइप से। आ गई बात समझ में। तो आपको उसी बेसिस के ऊपर के सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना होता है। वर्ड रूट के बाद उसके बाद क्या देखा जाता है, आप राइट साइड में जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स, तो ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, जो हमें ये बताता है कि जो आपकी प्रिंसिपल चेन है, जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया था प्रिंसिपल चेन को, और मैंने बताया था द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हैविंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट, और द फंक्शनल ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, क्या पता दोनों ही हो, क्या पता एक हो, क्या पता डबल ट्रिपल बॉन्ड हो ही ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उस प्रिंसिपल चेन के अंदर, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं आगे, जो प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे, या तो हम एन यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे तो आप एन ही लगा देंगे यहाँ पे। तो जो प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे, बोलो क्या लगने वाला है यहाँ पे, या तो एन ही लगेगा या ई एन ही लगेगा या वाई एन ही लगेगा, दोनों है तो इनाइन लगेगा, ई एन वाई एन ही लगेगा, ऐसे करके विद देयर पोजीशन। और इनकी पोजीशन है कहाँ पे, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो हमें ये बताता है कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, जो हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की देगा, अबाउट द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। देखो कई बार होता क्या है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई कंपाउंड मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड भी हो सकता है। द कंपाउंड में हैव द मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, सच टाइप ऑफ कंपाउंड हैविंग मेनी फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड द पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। मेनी आ गए उसके अंदर, है ना। तो जो मेनी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी तो एक जैसी होती नहीं। Out of these many functional groups, only one functional group called as the
प्राइमरी एंड ऑल अदर कॉल्ड एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए प्रायोरिटी सीक्वेंस दे रखी होती है। जब आप +1 में थे तो आपने देखा था आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी एक प्रायोरिटी सीक्वेंस दे रखी थी कि सबसे पहले आपके सल्फोनिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एंड सो एक सीक्वेंस है। उस प्रायोरिटी सीक्वेंस को हमें याद करना है, हमें याद रखना है। तो आप उस प्रायोरिटी सीक्वेंस को देखेंगे, जब कभी भी कोई कंपाउंड का नाम आ जाए तो आप ये देखेंगे कि उस प्रायोरिटी सीक्वेंस में सबसे जो भी, मान लीजिए 2 ग्रुप आ गए, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एक OH आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, फिर हमें देखना है कि एल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन प्राइमरी है। तो आपको पता है कि CH जो ग्रुप होता है वो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर में उससे पहले आता है। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम कर जाएगा, और जो OH ग्रुप है वो किस चीज का काम करेगा, फिर वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। आगे ना बात समझ में। तो यानी इस बेसिस को हमें हमेशा ध्यान रखना IUPAC नेमिंग के दौरान। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की। तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो प्राइमरी होगा, लेकिन देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप which always act as the secondary one। वो हमेशा सेकेंडरी का ही काम करते हैं, चाहे वो अकेले क्यों ना हो, चाहे वो अकेले क्यों ना हो। वो भी आपने +1 +2 के अंदर पढ़ा था। फिलहाल हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे अपने इसी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन्स। लेकिन मान लीजिए ये बातें तो हमें पता होनी चाहिए, चाहे हम एल्डिहाइड पढ़े, कीटोन्स पढ़े, एमीन पढ़े, नाइट्रो कंपाउंड पढ़े, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़े, या जो आप पहले पढ़ चुके हैं कंपाउंड आपके एल्काइल हैलाइड्स वो पढ़े, एल्कोहल पढ़े, फिनोल पढ़े, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट है ये तो हमेशा सेम रहने ही है IUPAC नेमिंग के दौरान। तो मीन्स जो वर्ड रूट है इससे पहले कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल चेन है, देखो ये जो प्रिंसिपल चेन मैंने बताया, जो लंबी कार्बन एटम की चेन है, मैंने ये तो कह दिया कि लंबी चेन है कार्बन एटम की, क्या पता वो कार्बन एटम की चेन 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 लंबी चेन लंबी चेन लंबी चेन और इसके 2 एंड आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो साइक्लिक चेन भी हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक भी हो सकती है और एसाइक्लिक भी। अगर वो साइक्लिक है तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है 1 2 3 पार्ट तो हो चुके इस 4th पार्ट की, और आप उसे कह देते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ये हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो आपकी प्रिंसिपल चेन थी वो साइक्लिक है या नहीं। इफ द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक वन देन यूज द वर्ड सिंपली यूज द वर्ड साइक्लो। और ये सीक्वेंस भी है जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस है कि जब पूरा नाम आप लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन दिखेगा, राइट साइड के जो एंड है वहां पे कौन दिखेगा। तो ये सीक्वेंस है आपके सामने। तो मींस प्राइमरी प्रीफिक्स हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा कि जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक। एसाइक्लिक है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, अगर वो साइक्लिक है तो आप यहाँ पे बोलो क्या लिख देंगे, साइक्लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट यहाँ पे बच गया, प्राइमरी के बाद आपका बोलो कौन, सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, जैसे अभी हम आपकी जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन मींस कार्बन एटम की चेन, जो कार्बन एटम की चेन होती है उसकी जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको H एटम पूरा करता है। लेकिन कई बार क्या पता जो आपकी लंबी सी कार्बन एटम की चेन है वो सब्स्टिट्यूटेड हो चुकी हो। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है H हटके कोई ग्रुप लग जाना। H हटके कोई ग्रुप लगा, वो ग्रुप आपका मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप था, तो मान लीजिए वो अकेला था और वो प्राइमरी था, तो उसकी जगह तो ये आ गई। क्या पता उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा उस कार्बन की जो एक लंबी चेन है उसके ऊपर H हटके कहीं पे CH3 लग गया हो, कहीं पे C2H5 लग गया हो, कहीं पे और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग गया हो, फ्लोरीन लग गया हो, क्लोरीन लग गया हो। दीज ऑल अदर एक्सेप्ट प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप जो प्रिंसिपल चेन के ऊपर होते हैं अटैच, ऑल कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। आप उन्हें क्या कहते हैं, बोलो सब्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, एक को हटा दूसरा उसकी जगह आके बैठा तो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाता है। क्रिकेट का गेम चल रहा है, वहां पे आपकी कबड्डी का गेम चल रहा है, किसी को चोट लग गई, फुटबॉल का गेम चल रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट आता है ना, वो उसको हटा दो उसकी जगह दूसरा आ जाए, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे भी तो सब्स्टिट्यूशन की जा रही है। आपकी जो प्रिंसिपल चेन है उसके ऊपर एक H एटम को रिप्लेस किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा। जो भी दूसरा ग्रुप लगा प्रिंसिपल चेन के ऊपर, ऑल सच ग्रुप्स कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट वन, जो कि प्राइमरी की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कार्बन एटम की लंबी चेन के ऊपर जितने भी ग्रुप लगे हुए होंगे, अगर उन ग्रुपों के अंदर कहीं पर आ गया है कोई फंक्शनल ग्रुप, तो वो फंक्शनल ग्रुप तो बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अगर आ गए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप तो प्रायोरिटी सीक्वेंस को आप देखेंगे, और प्रायोरिटी सीक्वेंस के अंदर जो सबसे पहले आ गया वो अकेला फंक्शनल ग्रुप तो हो गया प्राइमरी। और जो और भी कोई फंक्शनल ग्रुप है या और जितने और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जितने भी हैं, उनकी जगह है यहाँ all such substituents or the secondary functional group all collectively come in the category called secondary prefix। तो बोलो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आपका secondary functional group भी आ गए।
सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और बोलो कौन आ गए यहाँ पे, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए। बोलो कौन आ गए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। पता चल गया ना। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नेम कंप्लीट लिख सकते हैं। एग्जाम में भी दिया जा सकता है, कोई स्ट्रक्चर बना के दे दें और कह दें कि इसका आईयूपैक नेम लिखें, या आपके नाम दे दें तो उसकी स्ट्रक्चर आपसे बनवाई जा सकती है। अगर ना भी बनवाएं तो जब आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन आने होते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, नाम लिख दिया तो जो नाम लिखा स्ट्रक्चर तो आपको बनानी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने एक ब्रीफ रिव्यू आपको दे दिया है आईयूपैक नेमिंग का, और आपको देखो मैंने पहले ही बताया था 1 घंटे पूरे 56 मिनट की, 1 आवर 56 मिनट की पूरी एक वीडियो बना के मैंने आपको दे भी रखी है, जिसमें पूरा आईयूपैक नेमिंग के बारे में कोई बच्चा कभी भूल जाए तो आप देख सकते हैं, या आप कहीं से भी देख सकते हैं, अपनी बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़े, सबसे बढ़िया बुक है, सबसे बेस्ट। इवन जो आईएएस की तैयारी भी बच्चे करते हैं ना, तो सबसे पहले उनको यही कहा जाता है कि बेटा आप 9, 10, 11, 12 की आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आप उसको जरूर पढ़ें। तो ऐसे ही जब भी आप चाहे, अब आप बीएससी सेकंड ईयर के अंदर आ गए हो, लेकिन बैक में अपने जाएं वापस, और जब भी मौका मिले अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहें, और उसमें कोई लाइन अगर किसी बच्चे को कभी भी समझ में ना आए तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, और आप हमसे क्लास में आके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हम सिर्फ आपको इस टॉपिक से कोरिलेट करके सिर्फ यही टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपने एनसीईआरटी का पूछ लिया या किसी और की किताब का कुछ पूछ लिया तो हम आपको बताएंगे नहीं। आपको हमेशा आप पढ़ने वाले होने चाहिए और टीचर पढ़ाने वाले होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। अब आपके सामने मैं लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये सिंपल से सिंपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यही ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। देखो सिंपल से सिंपल, जिसमें कार्बन ही एक है, कार्बन ही एक है तो C डबल बॉन्ड की इधर H है, तो ये आपके एल्डिहाइड्स हो गए। बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड। अगर ये प्राइमरी का काम करे, क्योंकि अकेला है प्राइमरी का ही काम करेगा, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अल। तो मीन्स जो ये सेकेंडरी सफिक्स है, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसको इसका नेम कैसे रखेंगे। तो यानी कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके 2 तरह के नाम होते हैं। क्या, अगर वो प्राइमरी का काम करे तो अलग, सेकेंडरी का काम करे तो अलग। आपके कॉलेज के अंदर नाम कुछ अलग, घर पे जाएंगे आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त जो आपको प्यार से बोलते हैं, कोई निक नेम होता है वो आपका अलग। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी 2 तरह के होते हैं नाम। एक आपका कब, जब वो किस चीज का काम करें, प्राइमरी का। एक उसी का नाम कब, जब वो किस चीज का काम करें, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर होगी ना बेटा इतनी। तो अब जब ये प्राइमरी का काम करता है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, बोलो क्या, एल अल, क्योंकि अकेला है, एक ही कार्बन है। देखो सीक्वेंस ध्यान रखें, नंबर 1 ये होगा, वर्ड रूट को देखें सबसे पहले, नंबर 2 सेकेंडरी सफिक्स को देखें, नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स को देखें, नंबर 4 प्राइमरी प्रीफिक्स को देखें, और नंबर 5 सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखें। जब भी आप आईयूपैक नेमिंग लिखते हैं तो उसके वक्त इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। आगे ना बात समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ा इसमें, नंबर 1 मींस वर्ड रूट, मतलब प्रिंसिपल चेन, एक ही कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन एक ही कार्बन की हो गई, इसलिए हमने सबसे पहले इसमें लिख दिया मिथ। एक ही कार्बन है तो क्या लिख दिया, मिथ। वर्ड रूट का पता चल गया। और एल के लिखते हैं एल के, एल का मतलब ही नंबर ऑफ कार्बन एटम ही होता है, मींस वर्ड रूट ही होता है। तो अब उसके बाद मिथ लिख दिया, उसके बाद देखो इधर आया प्रिंसिपल चेन के अंदर कार्बन, कार्बन की चेन, कार्बन है ही अकेला और कोई कार्बन ही नहीं, तो उसको सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि सर देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, वो हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना। तो दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड को लेके चलना है। तो बोलो मिथ के आगे बोलो क्या लिख देंगे, एन लिख दिया हमने, एन लिख दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि ये अकेला फंक्शनल ग्रुप है और ये प्राइमरी का काम कर रहा है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अल। उसके बाद अब अगला रूल, जब कभी भी जो प्राइमरी सफिक्स है, देखो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में एनी जो लिखा है, इसका जो ई है, ई इसको हम ड्रॉ कर देंगे कब, अगर जो सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वोवल है। पहला लेटर बोलो क्या है, वोवल। अल का पहला लेटर बोलो ये क्या था, ये वोवल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर ये वोवल है तो यहाँ पे एनी के ई को हम क्या कर देंगे, बोलो यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, तो नाम क्या बन गया, मिथेनल। बोलो क्या नाम बन गया, मिथेनल इज द नेम। ठीक हो गया ना। अगर ये सेकेंडरी का काम करता तो इसके लिए फॉर्माइल वर्ड यूज करते, जिसको हमने अल बोला उसको फॉर्माइल कह देते। क्लियर हो गया ना ऐसे। लेकिन ये तो प्राइमरी है और इससे पहले इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक चेन तो बनी नहीं, कार्बन ही एक है तो साइक्लिक चेन कहां से बनेगी, फंक्शनल ग्रुप ही एक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यही इसका नाम बन गया, नाम है इसका मिथेनल। क्या नाम है इसका,
और कॉमन नेम इसको बोले तो आप इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं आप इसे? फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम दूसरा नाम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखो, एक साइड में CH3 लगा दें और एक साइड में H लिख दें यहाँ पे, जैसे पहले से था, तो दो कार्बन आ गए, तो इसलिए बोलो क्या बन गया यहाँ पे? इथ। बोलो क्या बन गया? इथ। ये तो इथ हो गया, मिथ खिंच गई हो गया, क्योंकि देखो ये प्रिंसिपल चेन बन गई, कार्बन की लंबी चेन, तो इथ हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप ही है तो अल हो गया, एल का ए वोवल है तो ई हट गया, वही सेम रूल, तो नाम बन गया इसका इथेनॉल। बोलो क्या नाम बन जाएगा? इथेनॉल इसका नाम हो गया। और इसे हम क्या कह देते हैं? जैसे पिछले को आपने बोला था फॉर्मेल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं आप इसे? आगे आप पढ़े भी गए CH3COOH, उसे एसिटिक एसिड कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप से इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नाम है। आइपेक नेमिंग क्या हो गया? इथेनॉल। अगर हम इधर देखो, इधर इस H को हटा के यहाँ पे भी अगर हम CH3 लगा दें तो अब ये प्रिंसिपल चेन हो गई। देखो कार्बन की एक लंबी चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, तो बोलो कितने कार्बन हो गए इसमें? 3 हो गए। तो हम प्रोप वर्ड यूज कर देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन कर देंगे, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं रहा। फंक्शनल ग्रुप बोलो कौन बन गया? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए कीटोनिक ग्रुप हो गया। कार्बन एल्काइल का हो, फिनाइल ग्रुप का हो, तो उस वक्त वो बोलो क्या बन जाते हैं? कीटोन। कीटोनिक ग्रुप है आपका, तो कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ओएनियन। तो इसका भी पहला लेटर ओएनी का बोलो क्या है? ये वोवल है, इसीलिए एएनई का ई भी हट जाएगा, नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। अगर आप आइपेक नेमिंग को और फर्दर चले, पोजीशन को देखते हुए, तो देखो 1 2 3 कार्बन की चेन को हमने नंबरिंग भी कर दी। तो ये जो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है, जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 2 पे है। तो जो इसकी पोजीशन है, इसके लिखने के दो तरीके हैं। वो क्या? या तो प्रोप से पहले उसकी पोजीशन लिख दो 2, आगे हाइफन लगा दें, या जो ONE लिखा था हमने, देखो ये ONE, इससे पहले 2 लिख के आगे पीछे हाइफन लगा दें। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई भी नाम लिख दे, दोनों ठीक ही है। तो बोलो नाम क्या बन गया? अगर इसको छुपा लूं तो बोलो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपेनॉन या 2 प्रोपेनॉन। दोनों के दोनों नाम आपके ठीक है, एग्जाम में कोई भी लिखा आपको मिल सकता है। और कॉमनली इसको कहते हैं एसीटोन। बोलो क्या बोलते हैं? CH3COCH3 को एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। कॉटन पे लगाया थोड़ा और उसको नेल पॉलिश, जैसे आप लोग करते ही होंगे, यूज करते होंगे ना, फीमेल तो काफी करते हैं। और आपकी क्लास के अंदर देखो, आप सारी गर्ल स्टूडेंट है ना, देखो गर्ल स्टूडेंट, देखो ये सारी की सारी मैक्सिमम गर्ल स्टूडेंट है। वो लड़के तो देखो पीछे 5 ही हैं आपकी क्लास में। ठीक हो गया बेटा? तो ये हो गया आपके एल्डिहाइड के बाद कीटोन्स के बारे में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आइपेक नेमिंग देखने के बाद, क्योंकि आपके जितने भी, क्या हुआ? कहना है किसी को कुछ? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो आपके एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं, इन एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आइपेक नेमिंग सीखने के बाद फिर नेक्स्ट आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। देखो जो ये फंक्शनल ग्रुप था यहाँ पे C डबल बॉन्ड को, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर आखिर रिएक्शन कौन सी चल सकती है, क्योंकि वो ज्यादा यूटिलिटी की चीजें होती हैं आपके लिए। क्योंकि जब हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, बाद में रिएक्शंस भी देखेंगे, तो हम नेचर ऑफ रिएक्शन देख लें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन सी रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? देखो, जब भी आप अपनी लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए थे तो हमने यही सीखा था कि आमतौर पे जो रिएक्शन चलती है वो किस बेसिस के ऊपर चलती है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्योंकि कोई भी कंपाउंड आपने डाला, जैसे वाटर डाला तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। आपने हाइड्रोजन साइनाइड डाला तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। आपने HCN डाला तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, एंड सो ऑन। मतलब जो भी रिएजेंट, ये रिएजेंट है आपका, बोलो कौन है? रिएजेंट। Reagent is a combination of these two things, that is one is the electrophile, other one is the nucleophile। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे,
अकेला आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं डाल सकते किसी रिएक्शन में, अकेला न्यूक्लियोफाइल नहीं डाल सकते। डालेंगे तो बोलो क्या, वाटर डालेंगे, डालेंगे तो क्या, HCl डालेंगे, HCl डालेंगे, HBr डालेंगे, HI डालेंगे। ठीक हो गया ना, आगे ना बात समझ में। यानी जो आप रिएजेंट डालेंगे उसके जो दो पार्ट हैं, उन दो में से एक पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव पार्ट आपका न्यूक्लियोफाइल। अब जो भी हमारी रिएक्शन है, जो हमारा कंपाउंड है, उसमें कौन सी चलेगी रिएक्शन, वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड के नेचर के ऊपर कि वो कैसा है और उसके अंदर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, उसके अंदर किस तरह की रिएक्टिव साइट है, उसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो आपने देखा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज दीज sigma or the pi bond electron slightly dispersed towards the more electronegative oxygen atom, उसकी तरफ थोड़े खिसक गए। Due to that the carbon acquired the slight positive charge। ज्यादा बॉन्ड किसने बनाए, कार्बन ने। कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 आपको दिख रही है यहाँ पे। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 क्यों है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों है। आपने देखा कार्बन के 4 बॉन्ड है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, नेबरिंग एटम के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। अब सेंट्रल एटम के ऊपर क्योंकि स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, बोलो इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, इसके ऊपर अटैक करेगी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसी, और बोलो वो होगी कौन, वो न्यूक्लियोफाइल। बोलो कौन, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए जो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं वो कैसे रिएक्शन को शो करते हैं, दे शो द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आप लिखते कैसे हैं, आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी शोन बाय द एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो आप क्या लिखेंगे, due to the presence of, क्या लिखेंगे, due to the presence of slight positive charge on the central carbon atom the nucleophile will attack on it, so the aldehyde or ketone will show the nucleophilic reaction, will show the nucleophilic reaction। further आप आगे देखें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और जब डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी। कैसी होगी, एडिशन। further there is a double bond between the central carbon and the neighboring oxygen atom, so the aldehyde ketone will show the addition reaction, hence we can say that aldehyde and ketone show the nucleophilic addition reaction। देखो दोनों वर्डों को अलग अलग एक्सप्लेन करना होता है आपको। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, अलग से लाइन लिखेंगे आप, डायग्राम भी बनाएंगे। आपकी एडिशन क्यों दिखाएंगे आप, डायग्राम बना के कि यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी वजह से कैसे रिएक्शन चलेगी आपकी, एडिशन रिएक्शन चलेगी। कैसे चलेगी, एडिशन। वो एक अलग बात कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं लाइक बेंजीन, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी, देखो जैसे आपने देखा था कि ये बेंजीन और इसमें डबल बॉन्ड आ गया था, डबल बॉन्ड आने के बावजूद भी आपके जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, वो शो करता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके पीछे जो फैक्ट था वो कुछ अलग था। आमतौर पे जब कभी भी आपके सेंट्रल एटम और नेबरिंग एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा ही एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। फिर बेंजीन में ऐसा क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था, आपने पढ़ा था एक रूल जिसको आप कहते थे हक्कल रूल। उस हक्कल रूल के बेसिस के ऊपर आपने देखा था कि आपके 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा आपने देखा था। प्लस में साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए, प्लस में क्या होनी चाहिए, साइक्लिक कंजुगेशन। अगर ये दो चीजें किसी कंपाउंड में आ जाती हैं तो हक्कल रूल के अनुसार वो जो भी कंपाउंड है वो आपका क्या हो जाता है, बोलो स्टेबल। उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर आप देखें 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एडिशन रिएक्शन में देखो होना क्या होता है, देखो थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूं फिर हम इधर चलेंगे। मान लीजिए हमने ऐड कर दिया यहाँ पे HCN, देखो मैंने Cn नेगेटिव लिख दिया, तो Cn नेगेटिव ने जब इस पे अटैक किया, ध्यान से देखें कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, 5 नहीं हो सकती। तो देखो अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड बना लेना। अटैक मींस ये नहीं कि उसके पास जाके पहुंच गया, दैट्स ऑल, नो। वहां पे जाएगा, ये जो Cn नेगेटिव है ये कार्बन के साथ जाके नया बॉन्ड बना लेगा। नया बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि कार्बन के पहले से 1 2 3 4 बॉन्ड है, अब 5 हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा जरूर। टूटेगा कौन सा, जो वीक है। वीक कौन सा, सिग्मा और पाई में जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आपके डिस्पर्स हो गए, तो एक बॉन्ड टूट गया कार्बन का। और आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए। कार्बन के देखो इस टाइप से ये ऊपर जो पहले 4 थे वो 3 हो गए, एक नया बॉन्ड बन गया, बोलो किसके साथ, यहाँ पे Cn के साथ। तो वैलेंसी मेंटेन रही कार्बन की, पहले भी 4 थी वैलेंसी कार्बन की, अब भी 4 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अब देखो सेकंड स्टेप, वो नेगेटिव जो है, मान लीजिए हमने HCN डाला था यहाँ पे, तो कौन डाला था, HCN। HCN में H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी था, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी था, लेकिन पहले अटैक Cn ने किया।
क्यों किया CN अभी आप समझ पाए, यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज था। अब जो सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेप के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे देखो H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे। अब वो भी ऐड हो गया, मतलब जो भी चीज हम डालते हैं, जैसे HCl आपने डाला, ये जो भी रिएजेंट आपने डाला, ये पूरा का पूरा अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो गया, तो आप उन्हें एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इफ द गिवन रिएजेंट कंप्लीटली ऐड इन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहीं पे अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो अक्रॉस द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड, अगर जो आपका एडेंडम है, ऐड होने वाली जो चीज, उसको एडेंडम कहा जाता है, इस रिएजेंट को हम एडेंडम कहते हैं, जो ऐड होगा आके, अगर वो अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड जाके पूरी तरह से ऐड हो गया, आप ध्यान से देखें, एक जो HCl का Cl यहाँ पे अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर H जाके अटैच हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गई, तो वो आपकी कैसी रिएक्शन कहलाई? एडिशन। आपने क्या सीखा? एडिशन रिएक्शन के दौरान जो मल्टीपल बॉन्ड होता है C और O के बीच में, जो डबल बॉन्ड था, उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अगर ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर कोई भी एडिशन रिएक्शन अगर चलती, तो होता क्या, कोई ना कोई एक मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो मान लीजिए टूट जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे भी HCN ऐड करना चाहते हैं, तो होता क्या, एक जगह H और एक जगह CN लगता। मान लीजिए हम यहाँ पे H2 ऐड करना चाहते हैं, तो एक जगह H लगता, दूसरी जगह भी H लगता, यानी एक मल्टीपल बॉन्ड का तो ब्रेकेज होता ना। अगर एक मल्टीपल बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता, तो क्या वो इस रूल के अंदर फिट होता, 4n + 5 नो। इसके अनुसार n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दें तभी आंसर 6 आता है, 2 2 4 2 6। 0 पुट कर दें तो 2 आंसर आता है, मतलब या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते या 6 होते, तो वो स्टेबल है। साइक्लिक कंजुगेशन भी हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अब वो साइक्लिक कंजुगेशन भी डिस्टर्ब होगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब ये कंपाउंड पहले एरोमेटिक था। हक्कल रूल ने बताया था कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है, एरोमेटिक होता है, अगर ये दोनों बातें कंप्लीट हो। अगर बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हम कर दें, तो एडिशन रिएक्शन होने के बाद एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती थी, इसीलिए डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी जो बेंजीन रिंग था, वो आपकी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, कोई भी अपने आप को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एडिशन रिएक्शन नहीं चलती। अगर जबरदस्ती चलाई भी जाए, जबरदस्ती का मतलब विग्रस कंडीशन लगाएंगे, मतलब इसको जबरदस्ती अटैक करवाएंगे, जबरदस्ती वहां तक पहुंचाएंगे, दो चीजों को एक दूसरे के नजदीक जबरदस्ती लाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर पाएंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो उसे कहा जाता है विग्रस कंडीशन। विग्रस कंडीशन मींस अप्लाई हाई टेम्परेचर, विग्रस कंडीशन मींस अप्लाई हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर अप्लाई करें, हाई टेम्परेचर अप्लाई करें। प्लस आपने पढ़ा था ना, किसी भी रिएक्शन को देखो चलाने के लिए आपने पढ़ा था, जब हम रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा करें, मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, जिसे आप रिएक्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे आप लिख देते हैं देखो एनर्जी, और इधर आप लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। प्रोग्रेस किसके साथ होती है बोलो? समय के साथ होगी ना। देखो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मींस टाइम। तो शुरू में बीकर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट थे, आगे जाके देखो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी या तो देखो रिएक्टेंट से कम हो सकती है, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से देखो कम कर दी, या इससे देखो ज्यादा भी हो सकती है ना, देखो ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी, देखो एनर्जी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन सकता है जिसकी एनर्जी क्या हो, रिएक्टेंट से कम या रिएक्टेंट से ज्यादा। लेकिन ये रिएक्टेंट एकदम आपस में टकराएंगे नहीं, इनके पास तो एनर्जी कम थी, कुछ एनर्जी चाहिए बाहर से, उसी को यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है किसी भी वे में, इसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को आप कहते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो इसको आप क्या कहते थे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हो गया? तो मींस अब ये इतनी एनर्जी तो बाहर से लेनी ही पड़ेगी ना। अब फिर आपके प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा जो उसकी एनर्जी या तो रिएक्टेंट से ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है उससे कम हो। अगर कम है तो एनर्जी निकल गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम। अगर ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम। अब तीसरी जो विग्रस कंडीशन, उसको थोड़ा कम करने के लिए मान लीजिए हम डाल दें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है? देखो मैंने डॉट 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 से आपको दिखाया, और वो इस रिएक्शन को फिर भी चलाएगा, फिर भी प्रोडक्ट बनेगा, या तो ज्यादा एनर्जी वाला या कम वाला। ये जो ऊपर वाला डायग्राम था, ये जो लाइन थी, ये कब थी? इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये डॉटेड वाली कब है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट क्या करता है, जो ये ऊंचाई है, जो एनर्जी बैरियर है, मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी चाहिए थी, अब कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही प्रोडक्ट आपका बन जाता है। वो रिएक्शन का पाथवे बदल देता है, रिएक्शन का रास्ता बदल देता है। तो कैटलिस्ट कौन सब्सटेंस होता है? कैटलिस्ट आमतौर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की, नेगेटिव की नहीं। नेगेटिव तो रिएक्शन की रफ्तार को कम करता है,
आमतौर पे जिसको हम यूज करेंगे वो पॉजिटिव ही कैटलिस्ट होगा। तो व्हाट इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो अभी हमने यहाँ पे शो किया, द कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड thus increases the rate of the reaction by changing the pathway of the reaction। वो रिएक्शन का रास्ता ही उसने बदल दिया, आपके रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब जो हमने अभी आपको बताया कि बेंजीन के अंदर जो आमतौर पे रिएक्शन नहीं होनी थी, एडिशन रिएक्शन जो नहीं चलनी थी, अब वो चलेगी कैसे, हमें क्या लगाना पड़ा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और द कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट डाल देंगे ताकि एक्टिवेशन एनर्जी बोलो क्या हो जाए, कम हो जाए। आगे बात समझ में, तो मैं तभी आपकी ये एडिशन रिएक्शन बेंजीन के केस में चलती है। आपने पढ़ा भी था एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, कि बेंजीन के अंदर आप इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दें, सारे के सारे डबल बॉन्ड तोड़ दें, तो इस टाइप से आप पहले वो रिएक्शन पढ़ भी चुके थे। लेकिन आपने वहां पे देखा था हाई टेम्परेचर लिखा था हमने एरो के ऊपर, हाई प्रेशर लिखा था हमने, कैटलिस्ट का नाम भी लिखा था वहां पे, अदरवाइज वो रिएक्शन चलनी नहीं थी। तो आपने क्या सीखा, ये तो एक्सेप्शन की बातें हमने साथ के साथ आपको बता दी कि डबल बॉन्ड का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि एडिशन रिएक्शन चले। एक्सेप्शन थी जैसे बेंजीन रिंग जैसे कंपाउंड, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अपने अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन बोलो कैसे रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसी रिएक्शन शो करते हैं, आगे बेटा बात समझ में यहाँ पे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलाते हैं तो इसको और इजीली हम कैसे कर सकते हैं, ये और अच्छे से कैसे चले। तो इसको और अच्छे से चलाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा एसिडिक मीडियम डालते हैं। बड़े ध्यान से देखना, देखो साइड के ये डायग्राम, इन चीजों को मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप साइड में देखना, हम इस रिएक्शन को देखो कैसे करके आपको दिखाएंगे। देखो अगर हम क्या करें, हम थोड़ा सा एसिड डाल दें स्मॉल अमाउंट में। देखो ध्यान दें, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दें, स्मॉल अमाउंट थोड़ा सा, एक्सेस में नहीं डालना, एक्सेस में भी डाल के दिखाएंगे आपको। इफ यू ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन इट, अगर आप HCl डालते हैं, वो खुद एक एसिड है, तो उस वक्त आपको एक्स्ट्रा एसिड डालने की जरूरत है नहीं। कोई और ऐसा कंपाउंड आप डाल दें जिसमें आपका रिएजेंट ऐसा हो, 2 पार्ट टूटने के बाद भी H पॉजिटिव नहीं आता, तो उस वक्त अगर हम पहले थोड़ा सा एसिड डाल दें तो वो क्या करेगा। जब हम थोड़ा सा एसिड डाल दें तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कुछ मैं अलग ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप देखो मैंने दोबारा से ड्रा किया, और इसमें देखो मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा H पॉजिटिव डाल दिया, थोड़ा सा एसिड डाला। जो ये H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन जिसके पास थे लोन पेयर, इन दोनों लोन पेयर को, जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर को H पॉजिटिव को दे देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा कार्बन से, तो जिसकी वजह से मैंने एक ही स्टेप में शो कर दिया, O के ऊपर लग गया H, बॉन्ड हो गया सिंगल, और कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में। तो इन स्लाइट एसिडिक मीडियम, देखो इन absence of the acidic medium, in absence of the slight acidic medium, the carbonyl group carbon atom has slight positive charge, slight positive, थोड़ा सा positive charge, but in slight acidic medium the carbonyl group carbon atom acquires complete positive charge। फिर आपने पढ़ा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार, वो आपने क्या पढ़ा था, F is equal to K Q1 Q2 अपॉन बोलो क्या R स्क्वायर, मतलब Q1 Q2 क्या है, अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ी सी अट्रैक्शन दिखाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब आप डालेंगे इसमें बोलो कौन, आपकी जो रिएक्शन चलेगी, जो रिएजेंट आप डालेंगे, तो उस वक्त जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए Ca नेगेटिव आ गया, तो ये इजीली एकदम से करेगा अटैक, रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी इस बेसिस के ऊपर, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन, कम पॉजिटिव चार्ज कम अट्रैक्शन। हम बात कर रहे हैं रेट की, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जल्दी होगी या स्लो होगी। तो अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम नहीं डालते, रिएक्शन नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, लेकिन अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम डाल दे, रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। तो एग्जाम में आता है why the rate of nucleophilic addition reaction increases in slight acidic medium। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि in slight acidic medium the oxygen atom of carbonyl group get protonated and simultaneously the carbon atom of the carbonyl group acquires the complete positive charge, acquires the complete positive charge। तो इसीलिए जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन, सो इट विल कॉज मोर अट्रैक्शन विद द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, सो द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल इंक्रीज, इसलिए वो बढ़ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में।
अगर हम इससे रिवर्स देखो इधर ध्यान से, हम ऐसा काम कर दें, हम डाल दें, बोलो क्या, हाईली एसिडिक मीडियम कर दें, तो देखो क्या हुआ। अब देखो दोनों काम हो गए। आपने जो है H पॉजिटिव डाला, प्लस आपने क्या किया, आपने हाईली एसिडिक मीडियम कर दिया, तो हाईली एसिडिक मीडियम क्या करेगा, जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको भी वो प्रोटोनेटेड कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कैसा चार्ज था, बोलो पहले स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव, ये यहाँ पे आ रहा था, देखो ऐसे अटैक करने के लिए, ऐसे धीरे धीरे अटैक करता, लेकिन हमने डाला थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा एसिड डालते ही साथ जो ऑक्सीजन है जिसके पास ये लोन पेयर थे, इसने अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, और बोलो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर कार्बन की तरफ आ गए, देखो O के साथ बोलो कौन लग गया, H, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मीडियम हाईली एसिडिक हो गया, तो हाईली एसिडिक होने की वजह से जो इतना ज्यादा एसिड आपने डाल दिया कि उसने न्यूक्लियोफाइल को भी प्रोटोनेटेड कर दिया, मींस फ्री न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अवेलेबल। जो फ्री न्यूक्लियोफाइल है इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, जो फ्री न्यूक्लियोफाइल अब ये अवेलेबल ही नहीं है, कि जो ये यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल था, अब ये यहाँ पे आके अटैक करेगी, है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव नहीं रहा, NU नेगेटिव NUH में बदल चुका है, और अब ये यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, मींस अब ये रिएक्शन होगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप हाईली एसिडिक मीडियम कर दें, बोलो यहाँ पे आपका कैसा मीडियम था, हियर इज द हाईली एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था, नॉर्मल चल रही थी, और यहाँ पे था स्लाइट एसिडिक मीडियम, बोलो हमने यहाँ पे क्या रखा, स्लाइट एसिडिक मीडियम। तो आपने देखा स्लाइट एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, और हाईली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की रफ्तार रुक गई, रिएक्शन की रफ्तार कम हो गई, रिएक्शन क्या पता रुकी जाए, होगी ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब आप लैब के अंदर जाएं और कभी भी एल्डिहाइड कीटोन्स की आप रिएक्शन कर रहे हो, तो उस वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कभी भी गलती से ज्यादा एसिड ना डाल दें, ज्यादा एसिड ना डाल दें, सिर्फ सिंगल ड्रॉप, और वो भी डाइल्यूट वाला डालें, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं, स्लाइट एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ इसका प्रोटोनेशन हो, कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो, ताकि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये ना हो कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका भी प्रोटोनेशन हो जाए और फ्री न्यूक्लियोफाइल बचे ही ना फर्दर रिएक्शन को चलाने के लिए। तो आपने क्या देखा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, बोलो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अफेक्ट कौन कर सकता है, एसिडिक मीडियम। स्लाइट एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज, और हाईली एसिडिक मीडियम में डिक्रीज। आगे बेटा बात समझ में। तो किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, नेक्स्ट टाइम हम फर्दर देखेंगे इसी टाइप के टॉपिक को, इसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये रिएक्शन जिसका नाम अभी हमने पढ़ा, जिसका नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या इसकी रफ्तार एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में सेम रहेगी, या इन दोनों में से कौन है ज्यादा रिएक्टिव, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। और अभी आपको किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक के काम के अंदर से, तो मेरे से पूछ सकता है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक, तो मैं आपकी तरफ कर देता हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अब आपकी बारी, पूछना बेटा किसी को कुछ, तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, और नोट कंप्लीट करते ही साथ जो लिंक आपको दे रखा उसके ऊपर उसको अपलोड कर देंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला काम सभी का अपलोड होना चाहिए, और अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के घर पे बैठ के अपनी बड़ी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाया करें, खुद बोल बोल के देखा करें, जल्दी याद हो जाएगा, और जो प्रेजेंटेशन बने उसी को फिर आप अपलोड कर दिया करें। ठीक हो गया बेटा, ये आपका काम साथ के साथ जो आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ डेली क्लास होगी अब आपकी, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी डेली क्लास होगी, बिल्कुल। चलो बेटा, अब आपकी डेली क्लास होगी। किसी दिन अगर मेरे को क्लास नहीं लेनी हुई, मैं छुट्टी पे हुआ, तो मैं आपको इन एडवांस बता दूंगा। और आपका एक लिंक मैंने बना के डाल रखा है ना, टीचर्स ऑन ड्यूटी, आप उसके ऊपर डेली चेक कर लिया करें, और मैं वैसे ही बता दूंगा।